अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जो पुरुषों में क्या कॉमन है। मुंह के गले का कैंसर। प्रॉब्लम क्या है कि ऑलमोस्ट 40%, 40% जो मुंह के गले का कैंसर होता है वो सब उनकी उम्र 40 ईयर्स से कम रहती है। इमेजिन 40 ईयर्स का आदमी अभी उसका कुछ बिजनेस शुरू किया है, पीक ऑफ द लाइफ शुरू है उसकी, कि भी उसको सेट हुआ है, मान लो 25-28 के बाद, कॉलेज के बाद आके उसका बिजनेस शुरू कर या कुछ जॉब शुरू हुआ, तो 40 ईयर्स इज द पीक पीरियड व्हेन ही इज सपोर्टिंग द फैमिली, और वही टाइम पे उसको कैंसर हो तो इमेजिन पूरा फैमिली का क्या हालत होता है। और उसमें से 8 से 10% तो ऐसे रहते हैं कि जिनको एज 30 के नीचे रहते हैं। हम लोग कई बार देखा है कि 22 साल 24 साल में लड़के, यंग लड़के, उनको मुंह का कैंसर है। क्यों? क्योंकि वो तम्बाकू खाते रहते हैं। स्कूल में जाते तब से 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से वो तम्बाकू गुटखा शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ये सब मुंह के कैंसर होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तम्बाकू और स्मोकिंग, मतलब जो चबाने का गुटखा और स्मोकिंग। मान लो उसमें आप वो दारू भी पीते हैं तो रिस्क और 6 गुना बढ़ जाता है। लेकिन खाली जो तम्बाकू खाता है, स्मोकिंग करता है, उनको ही कैंसर मुंह का होता है ऐसा नहीं है। कई बार कई लोगों का विटामिन डेफिशिएंसी बहुत रहती है तो उसको भी रिस्क रहता है। यहाँ मुंह में धार वाले दांत रहते हैं, एकदम एकदम शार्प टीथ, जो बार बार आपको जबान में या गाल में घाव करता रहता है, तो वो भी एक कारण है। तो आपको डेंटिस्ट से भी बीच बीच में चेकअप कराना चाहिए कि भी ऐसा है तो उनको छिलवाने का, घिसने का, या उस पर कैप बनाओ या फिर निकालो, नहीं तो मुंह के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अपना ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के लिए ये सब अभी आजकल इतना आराम से मिलता है, और आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी है तम्बाकू जानलेवा है, तम्बाकू जानलेवा इतना बड़ा है, लेकिन ये कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि उनको नीचे भी ये लिखा है तृप्ति का नया एहसास। ये तृप्ति इतनी बड़ी चीज है तो ऊपर का नहीं देखते, नीचे का ये देख के ही उनका तम्बाकू चलता रहता है। ये इतना बड़ा दूषण हो गया अपना देश में। आज से 25-30 साल पहले तम्बाकू तो खाते ही थे लोग गांव में, ऐसे नहीं कि नहीं खाते थे, लेकिन एक प्रोसेस था उसमें कि भी वो काथा या चूना लो, हाथ में लो, ऐसा 5-10 मिनट से बनाओ, तब जाके आपको मुंह में डालने के लिए वो रेडी होता है। तो मान लो आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो कितनी बार सबके बीच में ऐसा करेंगे, डिफिकल्ट है, राइट? तो दिन में आप 1 बार या 2 बार ले सकते हैं, और गांव में अभी भी लोग वो जो करते हैं तो उनमें उतना कैंसर नहीं होता है। तो ये प्रोसेस करने में आपको काफी टाइम जाता है तो वो रिस्क कम रहता है। लेकिन ये जितना चाहिए उतना चाहिए ना। आपको ऑफिस में काम करते, थोड़ा बाहर चले गए, लॉबी में डाल दिया, वापस आके अपने डेस्क पे काम पे लग गए, और आधे घंटे के बाद वापस गया डाल, तो ये इतना इजी हो गया है। और खाली तम्बाकू नहीं रहता है, इसके अंदर केमिकल्स रहती है, प्रिजर्वेटिव्स रहता है। वो केमिकल्स भी इतनी नुकसानकारक है जितना तम्बाकू है। तम्बाकू से ज़्यादा उसका जो प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट्स का केमिकल्स है वो इतना ज़्यादा नुकसान है। तो जब से ये पड़ी कि जब से मिलनी शुरू हुई अपने देश में, तब से कैंसर मुंह के काफ़ी बढ़ गई है। यंग लड़के लोग का मुंह ओपन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो तम्बाकू डालते हैं उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं मुंह के, तो जो इलास्टिसिटी रहती है, लूज रहता है, उसका धीरे धीरे चमड़ी जैसा टाइट हो जाता है। और इन लोगों में जब भी कैंसर होता है तो जल्दी फैलता है, उसका ट्रीटमेंट के बाद भी रिलैप्स होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जिन लोग का मुंह अच्छा खुलता है, जिसकी मुंह में चमड़ी नॉर्मल है, उसको कैंसर होता है तो उसको वापिस होने का रिस्क कम रहता है इन लोगों से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये प्री कैंसरस स्टेज रहता है। तो मुंह में कैंसर किधर हो सकते हैं? जबान पे, अपने हड्डी में, गाल में। ये धार वाला दांत है, ये आदमी तम्बाकू कभी नहीं खाया, लेकिन ये धार वाला दांत इसमें डैमेज करता रहा और फिर धीरे धीरे बढ़ के ये लेवल पे आ गया। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको डेंटिस्ट से देख के
उनको ये ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि खाली तम्बाकू खाते हैं तो ही कैंसर होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका नतीजा क्या है कि आपको ये इतना जबान निकालनी पड़ती है। मान लो एक बार कैंसर हो गया, पेशेंट्स आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा जबान काटना पड़ेगा, डर के चले जाते हैं। फिर 3-4 महीने बाद आते हैं, फिर और बड़ी गठान हो जाती है। आधा भी जबान निकाला तो आपको ज़्यादा स्पीच में दिक्कत नहीं आती है। स्पीच में आपकी जो है उसमें बट 10-20% चेंजेस आता है। बाकी आराम से खा पी सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, सामने वाले समझ सकता है। और ये आधी निकालने के बाद जैसे आप जिम में बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं तो मसल्स कैसे बड़े हो जाते हैं, वही तरह से जबान का भी जितना ज़्यादा यूज़ करो तो मसल उसका थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि पूरी जबान वापस आती है, लेकिन जो है उससे थोड़ी बढ़ जाती है। हाइपरट्रॉफी होती है, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अपना मसल्स क्या रहते हैं, वो हाइपरट्रॉफी होते हैं, बड़े हो जाते हैं। वही हिसाब से जबान का भी मसल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो 6 महीने के बाद कई बार आपको लगता है कि इतना निकाला, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दिखेगा कि ज़्यादा कुछ निकाला ही नहीं है। तो इससे डरने की बात नहीं है। आपका स्पीच भी ठीक तरह से रहता है, कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं, खाने पीने में भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर ये स्टेज पे जब ये आते हैं, डर के चले जाते हैं और फिर पूरा जबान में गठान हो जाती है, तब मुश्किल होता है। क्योंकि तब पूरा जबान निकालने की नौबत आती है और ये हालत होती है कि पूरी जबान निकल जाती है, ये ऊपर का तलवा, ये हड्डी और पूरा जबान निकल गया, और उसके बाद उसको चमड़ी लगाना पड़ता है। तो उसमें फिर खाने पीने में दिक्कत आती है। आपको लाइफ लॉन्ग फिर लिक्विड डाइट पे चला जाना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड डाइट खाने के लिए खाली दांत की जरूरत नहीं है, कुछ भी चबाने के लिए आपको जबान चाहिए जो खाना उधर रुक के रखे, तो ही खा पाते हैं। आपका दांत सही हो, सबूत है, लेकिन जबान नहीं है तो वो खाना रुकेगा नहीं, तो सीधा पीछे चला जाएगा। हम रियलाइज नहीं करते जब भी खाना खाते कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, लेकिन जबान का काम यह है कि वो उधर रुक के रखते हैं, तभी जाके दांत ऊपर नीचे करके काटते हैं और फिर पीछे जाता है। जो लोग चिलम पीते हैं और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो इनको ये होंठ का कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। कई लोग पूरा तम्बाकू अंदर रख के सो जाते हैं पूरी रात। बहुत सारे ऐसे हैं नौजवान जो ऐसा अंदर रख के सोते हैं और पूरी रात तो तम्बाकू पड़ा रहता है, तो तम्बाकू पूरी रात अपना काम करता ही रहता है और फिर तब जाके ये हालत हो जाती है। तो इनमें अपने का होंठ भी जाता है और हड्डी भी जाती है। ये बाजू का नीचे का होंठ और हड्डी दोनों निकालनी पड़ती है। फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है। ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन नेचुरल जो होंठ है ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। लेकिन हड्डी लगा सकते हैं, पैर पे से हड्डी ली जाती है, पैर की हड्डी है, और फिर इधर रिप्लेस किया जाता है। हड्डी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने ये जो होंठ दिए ना, ऐसा बॉडी में और किधर भी कुछ भी ऑर्गन नहीं दिया है कि उधर से एक जगह से लेके उधर रखो। हड्डी लगा सकते हैं, जबान निकली तो जबान की जगह चमड़ी लगा सकते हैं, लेकिन जबान में मसल्स है, वो जबान मुंह होता है, ऐसा मसल वाला जो मुंह होगा ऐसा टिश्यू बॉडी में किधर भी नहीं है। इसके लिए ये तंबाकू वगैरह से दूर रहना ही ज़्यादा उचित है, नहीं तो काफ़ी कुछ मुश्किलें आती हैं। तो हमें ये छोटा अल्सर हो, मुंह में जबान में छोटा अल्सर हो, कई लोग ऐसे फिर से केमिस्ट के पास चले जाते हैं, और छोटे छोटे शहर में तो केमिस्ट ही डॉक्टर रहते हैं, तो केमिस्ट डॉक्टर से भी ज़्यादा होशियार रहते हैं, तो वो सब दवाई उसको देते रहते हैं, विटामिन की गोलियां खाते रहते हैं और फिर अंदर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टेज में अगर आया तो आपका मिनिमल सर्जरी में काम हो जाएगा, आपको खाने पीने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कई बार लोगों का ऐसा मुंह में छाला जैसा होता है, तो मान लो आप तम्बाकू खाते हैं, छाला होता है जो 10-15 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो आपको समझना है कि कुछ गड़बड़ है। ये सिंपल छाला नहीं है, ये कैंसर का ही छाला है, बायोप्सी करना जरूरी है, और उसके बाद जो भी है वो सर्जरी का ट्रीटमेंट आता है। दूसरा भी ये छाला, ये दांत की वजह से, ये दांत इधर जब भी खाना खाते तो 2 दांत के बीच में कटता रहता है, जो आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यूस डैमेज जो होता है उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली तंबाकू से होता है, कंटिन्यूस इरिटेशन होता है दांत की वजह से,
कंटिन्यूअस बार बार उधर कट होता है, बार बार फ्रिक्शन होता है, तो उसमें भी कैंसर होने का रिस्क रहता है। इसके लिए दांत का ट्रीटमेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये पूरा इतना आसपास के दांत और हड्डी और सब निकालनी पड़ती है, और उसकी जगह फिर चमड़ी रखी जाती है, तो ये पूरा हड्डी निकलता है ऊपर नीचे का। लेकिन फिर भी इसमें इतना इश्यू नहीं आता है, चमड़ी लगाए फिर आराम से खा पी सकता है, क्योंकि ऑपोजिट साइड का दांत सब सही रहते हैं। मान लो जिन लोग का आवाज बैठ गया, कई लोग का आवाज बैठ गया है, तो फिर गर्म पानी से वो कुल्ला करते रहते हैं, स्टीम इनहेलेशन करते रहते हैं कि आवाज खुल जाएगा, लेकिन 10-15 दिन बाद नहीं खुला, तो आपको फिर कंसल्ट करना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। 3-4 प्रॉब्लम हो सकता है जिन लोग का आवाज बैठता है उसको। या तो आवाज की पेटी, स्वर पेटी, उसमें कुछ खराबी हो। जो लॉयर्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, और जो गायक कलाकार रहते हैं, वो गाते बहुत है, उनका आवाज की पेटी का इस्तेमाल बहुत होता है, तो उसमें भी उन लोग का भी आवाज बैठ जाता है, उसको सिंगर नॉड्यूल कहते हैं। वो सही हो जाएगा। वो आप 20 दिन आवाज बोलने का बंद कर दो, 3-4 हफ्ते यूज करना बंद करो आवाज की पेटी का, तो धीरे धीरे सही हो जाता है। लेकिन कैंसर भी हो सकता है, उसमें भी आवाज बैठती है, तो वो चेकअप करना जरूरी है। फेफड़ों का कैंसर हो और ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आवाज़ की पेटी की नसें दब जाती है उसकी वजह से, तो भी आपका आवाज़ बैठ जाएगा। तो ये सब जानना जरूरी है। मान लो अर्ली स्टेज में आवाज़ की पेटी का, स्वर पेटी का कैंसर हुआ, तो खाली लेज़र से वो निकाल दिया और अपना काम बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा सेकंड थर्ड स्टेज में पहुंच गया, तो फिर सर्जरी की नौबत आती है और आवाज़ का पेटी निकालना पड़ता है। फेफड़ों का कैंसर भी अर्ली स्टेज है तो सर्जरी पॉसिबल है, और फेफड़ों लंग्स के कैंसर में सर्जरी में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन थर्ड स्टेज में चला गया, उसके बाद सर्जरी नहीं होता है। थर्ड फोर्थ स्टेज में आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से ही ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, लेकिन वो इतना क्योर रेट नहीं है उसमें। तो जिन लोगों का आवाज़ बैठ गया, आवाज़ 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गले का सीटी स्कैन, फेफड़ों का सीटी स्कैन, वो सब करा के चेक करना चाहिए कि भी कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें। मान लो अर्ली स्टेज कैंसर है फेफड़ों का, तो फेफड़ों का थोड़ा पार्ट निकाल दो, काम बन गया। जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत कीमोथेरेपी लगेगी तो लगेगी, लेकिन थर्ड फोर्थ स्टेज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अर्ली स्टेज आवाज़ की पेटी का, ये दोनों आवाज़ का जो, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, आवाज़ का दमन रहता है जो इधर काम करता है, इतना छोटा है तो ये लेज़र से निकल जाता है। ज़्यादा बड़ा तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और ये सीटी स्कैन में दिखेगा ये इधर की हड्डी है, ये वाली, तो उसमें सब फैल गया है। अभी ये हड्डी में चला गया, मतलब पूरा आवाज़ का पेटी निकालना पड़ता है। तो ये पूरा आवाज़ का पेटी है, इसमें पूरा कैंसर है ये। अभी इतना नौबत आने तक राह देखनी नहीं चाहिए, हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अभी ये स्टेज में आप पहुंच ही गए, तो फिर क्या है, सर्जरी कराओ नहीं कराओ। लोग डरते हैं कि मेरा आवाज़ का पेटी निकलेगा तो मैं क्या करेगा, बोलेगा कैसे, मेरे को सर्जरी कराना ही नहीं है, फिर वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराते। लेकिन वो समझते नहीं कि अभी तो कैंसर रुकेगा नहीं, हो तो और आगे बढ़ेगा और फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, तब जाके सब इधर गले में गठान हो जाएगी और फिर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो आवाज़ की पेटी निकालने से आदमी कुछ मर नहीं जाता, वो अपना लाइफस्टाइल चालू रख सकता है, बोल भी सकता है। खाना पीना तो मुंह से ही खाना है, लेकिन आवाज़ की पेटी के लिए एक वाल्व रहता है जो हम लगाते हैं। आवाज़ की पेटी निकलने के बाद इधर परमानेंट होल हो जाता है, सांस भी इधर से जाता है, और इधर होल होने की वजह से आपको सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये स्मेल अच्छी है, रोज़ का फ्लेवर है या कुछ और फ्लेवर है, कौन सा है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ स्मेल नाक में ही रहती है। लेकिन अभी हवा सीधी इधर जाएगी तो आपको स्मेल चली जाएगी, सांस इधर से आएगी, लेकिन आप आराम से बोल सकेंगे। तो इधर वाल रहता है, ये वाल लगाने से आप आराम से बोल पाएंगे। कई पेशेंट है जो फ़ोन पे आराम से बात करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भी ये डेवलप हुआ अभी मेरे को कराना ही नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये बॉडी का ऑर्गन निकालने से मेरी लाइफ बचती है कि नहीं। और सालों साल तक पेशेंट जीते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ पेशेंट है जो 20 साल 25 साल से भी
लंबा रहता है, और ये जो वाल्व रहता है हर 2 साल में एक बार चेंज करने का रहता है। दूसरा कैंसर है जो आंत का कैंसर है, जो अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको ये मान लो भूख कम लगी, वजन कम हुआ, या कॉन्स्टिपेशन हुआ, या पॉटी में खून आया, तो ये सब, टट्टी में खून आया, खाने पीने में दिक्कत आई, तो ये या तो अन्न नली का कैंसर हो सकता है, खाने पीने में दिक्कत आती है तो, कब्जी हुई तो आंत का कैंसर हो सकता है, ब्लीडिंग हुआ तो भी आंत का कैंसर या टट्टी के रास्ते का कैंसर है। तो सब एंडोस्कोपी कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए, और क्या स्टेज पे है वो डायग्नोस करना चाहिए। तो जिनको खाने की दिक्कत होती है तो उसका एक्सरे में ये है, अन्न नली है, खाने की नली, तो ऐसा इधर ब्लॉक दिखता है, और इसके बाद अब सीटी स्कैन कराते हैं और सर्जरी करनी पड़ती है। और अभी ये सर्जरी सब, पहले ऐसे तो पूरा काटते थे, पूरा चेस्ट कट करके करते थे, अभी उसका जरूरत नहीं है। अभी ये सब सर्जरी पिन होल सर्जरी से होता है, मतलब एंडोस्कोपी से होता है। इधर छोटे छोटे 2-3 खाली छेद रहते हैं 1-1 सेंटीमीटर से, और पूरा ये अन्न नली है पूरी निकल जाती है, ये सांस की नली है, ये पूरा सर्जरी आपको छोटे छोटे वो होल से ही होती है, तो बड़ा कुछ कट नहीं होता है, पेन नहीं रहता है। तो ये अन्न नली के कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब में अपना क्यों होता है, वो अपना डाइट की वजह से होता है। कई लोगों बहुत मसालेदार खाते हैं, जो गरम मसाला रहता है पूरा अन्न नली को डैमेज करता है, अपने स्टमक होजरी को भी डैमेज करता है। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, हो सके उतना कम मसालेदार खाओ, कम स्पाइसी खाओ, चिली कम खाओ, तो आपको ये अन्न नली और स्टमक का कैंसर, होजरी का कैंसर अवॉइड हो सकता है। दूसरा इन्फेक्शन एक रहता है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन होजरी में रहता है और बार बार उसकी वजह से डैमेज करता है, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोला जाता है। तो वो अपनी लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। तो वो जो बैक्टीरिया की वजह से जो लाइनिंग है, तो उसमें आपको ज़्यादा, बहुत एसिडिटी ज़्यादा भी होगी, पित्त भी बहुत होगा, तो वो डायग्नोसिस आराम से होता है। एंडोस्कोपी में बायोप्सी करते हैं, उसमें अगर मान लो कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो 5-7 दिन का खाली दवाई लेना है, वो पूरा बैक्टीरिया इरेडिकेट हो जाता है, चला जाता है। तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, होजरी का, स्टमक कैंसर के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये एंडोस्कोपी है, इधर ये ट्यूमर है। सीटी स्कैन आपको करें तो भी पता चलेगा कौन सा स्टेज में है। अर्ली स्टेज में है तो डायरेक्ट सर्जरी होती है, लेट स्टेज है तो फिर शायद कीमोथेरेपी देने के बाद सर्जरी आती है। अगेन ये सब सर्जरी एंडोस्कोपी से होता है, तो पूरा कट भी नहीं रहते, 1-2 सेंटीमीटर के कट रहते हैं। पेशेंट 3-4 दिन में वापस खाने लगते हैं, 6-7-8 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। वो पहले, आज से 20 साल पहले ऐसा था कि भी पूरा कट करना पड़ता था ऊपर से नीचे, पेन पेशेंट को काफ़ी रहता था, रिकवरी में टाइम लगता था। अभी वो सब नहीं है, अभी इतना एडवांस हो गया है कि छोटे छेद में से लेप्रोस्कोपी से सब सर्जरी हो जाती है। जिन लोगों को ब्लीडिंग हो पॉटी में, या कब्जी हो, एनीमिया, हीमोग्लोबिन डाउन हुआ, तो उन लोग को बड़े आंत का या पॉटी के लास्ट रास्ते का कैंसर होने का पॉसिबल रहती है। तो आपको एंडोस्कोपी कराना चाहिए, कोलोनोस्कोपी, जो पूरा बड़ा आंत है उसका चेकअप हो जाता है। अगेन सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है, तो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा। सोनोग्राफी इसमें जरा भी काम नहीं आएगी, सोनोग्राफी में इतना आपको किधर स्प्रेड है वो पता नहीं चलता, इसके लिए सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है। सीटी स्कैन में गठान किधर है वो पता चलेगा, कितना स्प्रेड है, ये लीवर है, लीवर में गया है कि नहीं वो पता चलेगा, और फिर सर्जरी। अभी इसमें भी कई लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए चूरन खाते हैं, फिर वो घर में दिवेल पीते हैं, बहुत चलाते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेज आगे बढ़ जाता है। मान लो ये आंत है, इसमें ट्यूमर है, लेकिन जब ये ट्यूमर फूट के बाहर तक आता है तो ये लेट स्टेज है, ये थर्ड स्टेज में है। थर्ड स्टेज में फिर आपका उतना ही सर्वाइवल रिकवरी नहीं होता है। सो आंत के ट्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट है सर्जरी और कीमोथेरापी। तो हाई रिस्क कौन है? एक तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में जैसा जेनेटिक था, तो जेनेटिक आंत के कैंसर में भी आता है। जेनेटिक 3 कैंसर है जिसमें आने का संभावना ज़्यादा रहती है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर, आंत के कैंसर
और स्त्रियों के अंडाशय का कैंसर और ओवरियन कैंसर, ये 3 कैंसर ऐसे हैं जिसमें फैमिली में ट्रांसमिट हो सकता है। मान लो आपके फैमिली में 1-2 लोग को स्तन कैंसर ऑलरेडी है, आपको जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए। जेनेटिक टेस्ट में एबनॉर्मलिटी हुआ, जो BRCA1 BRCA2 करके जो जीन्स है उसमें एबनॉर्मलिटी हुई, तो बाकी के लोग को, स्त्रियों को ब्रेस्ट चेक कराना चाहिए रेगुलर, और पुरुषों को बड़े आंत का चेक कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 35-40, क्योंकि उसमें बड़े आंत का कैंसर का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। और थर्ड, स्त्रियों में ये अंडकोश का कैंसर, जिसको ओवरी कैंसर बोलते हैं। ओवरी कैंसर हमेशा लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। रीज़न ये है कि स्त्रियों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेट के इतने अंदर के नीचे के पार्ट में रहता है ओवरी कैंसर। जब काफ़ी बड़ा हो जाता है या पेट में पानी भरने लगता है, तो बाय एंड लार्ज थर्ड स्टेज के बाद ही वो डायग्नोस होता है। इसके लिए जो फैमिली में जेनेटिक ट्रांसमिशन है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आपको टेस्ट किया और है, तो उनको ये 3 चीज़ का खास ध्यान रखना है: ब्रेस्ट कैंसर, आंत के कैंसर और ओवरी के कैंसर। ओवरी कैंसर के लिए 35-40 ईयर्स के बाद हर 6 महीने साल में सोनोग्राफी कराओ। बेहतर ये है ओवरी कैंसर के लिए कि आपको एक बार बच्चे हो जाए स्त्रियों को, तो ओवरी आफ्टर द एज ऑफ 40 निकालो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है। कई लोग बोलते हैं कि भाई ओवरी निकालेंगे तो बॉडी के हार्मोन कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपका हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ता है। वो बस सही है बात, लेकिन अगर कैंसर हुआ तो वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, और ओवरी कैंसर में रिकवरी काफ़ी कम रहती है। कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद भी रिलैप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। सो इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 कैंसर में। तो आंत के कैंसर में क्या करना है आपको? हर साल में पॉटी का टेस्ट कराओ, खून जाता है कि नहीं, और हर 2 साल में आफ्टर द एज ऑफ 45 एंडोस्कोपी कराओ, बड़े आंत का एंडोस्कोपी करा लो। तो ये 2 चीज़ अगर आप करें, तो अगर हुआ भी कैंसर तो जल्दी पकड़ में आएगा। और क्यों जल्दी अपने को डायग्नोस करना है? अर्ली स्टेज में ऑलमोस्ट 90% क्योर है बड़े आंत के कैंसर में। अगर स्प्रेड हुआ, थर्ड स्टेज है, तो ये 69% हो जाता है, और ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो लेस देन 10% सर्वाइवल है। तो अगेन वही बात हुई, कैंसर में जल्दी डायग्नोस करो और जल्दी ट्रीटमेंट करो। तो जल्दी डायग्नोसिस आंत के कैंसर में 90% और लेट स्टेज में 12%। कितना ड्रॉप है? 90% से 12% पे। तो आपका सर्वाइवल रेट एकदम ड्रॉप हो जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप जल्दी डायग्नोस करो। स्त्रियों में जो मैक्सिमम 3 कैंसर है, ब्रेस्ट मैक्सिमम है, उसके बाद सर्विक्स है। जो सर्विक्स मतलब जो गर्भाशय का मुख रहता है, जो बाहर से दिखता है वो, और जो बॉडी यूट्रस है, जो बॉडी के अंदर रहता है, जो बाहर से दिखेगा नहीं। तो ये जो सर्विक्स कैंसर है, ये हिस्सा, ये हमेशा एग्जामिन कर सकते, चेकअप करा सकते। ये चीज़ बॉडी के अंदर रहता है, ये बाहर से योनि में से या वजाइना में से चेक कर सकते। तो ये सर्विक्स कैंसर है। तो सर्विक्स कैंसर के लिए इंडिया में कई सालों से अभी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। मतलब हर स्त्री को आफ्टर द एज ऑफ 25-30 ईयर्स पैप्समियर जिसको बोलते हैं, उधर खाली ये वजाइना में से थोड़ी रस निकाल, उसका सिक्रीशंस लेके उसका टेस्ट करने का रहता है। उसमें एबनॉर्मल सेल्स है तो बायोप्सी करने का। सो ये कैंसर एक ऐसा है कि जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके लिए हर स्त्री को जागरूक होना चाहिए कि पैप्समियर करना चाहिए। तो सर्विक्स कैंसर का रिस्क क्या है? तो सर्विक्स कैंसर में रिस्क फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके पार्टनर्स मल्टीपल है वो, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और दूसरा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये 2 वायरस की वजह से जो गर्भाशय का मुख है, जो सर्विक्स है, वो डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं और फिर कैंसर डेवलप होता है। और वो चेंजेस शुरू होता है तो पैप्समियर जो टेस्ट करते हैं अंदर से, उसमें पता चल जाता है। जब भी पता चल जाता है तो सर्जरी करके यूट्रस निकाल देना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि
शुरू होता है डैमेज और कैंसर डेवलपमेंट फाइनल होता है, उसके बीच में अपने को 10 साल मिलता है। सो वी गेट अ 10-year विंडो। और वही कारण है कि रेगुलर फीमेल्स को ये चेकअप कराने से ये कैंसर जल्दी पकड़ में आता है और प्री कैंसर स्टेज में भी आ जाता है मालूम, तो सर्जरी कराने से आप कैंसर से बच सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग 10-year पीरियड। तो वो हिसाब से पेप स्मीयर जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या सिम्टम्स क्या है? अगेन वही कि भाई संभोग के बाद ब्लीडिंग कभी कभी होता है, या मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होता है, तो तुरंत चेक करना चाहिए। कई लोगों को खाली डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव पानी जैसा निकलता रहता है और उसमें थोड़ी बदबू आती है, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। लेट स्टेज जब भी होता है तभी बैक पेन वगैरह शुरू होता है, पैर में भी पेन होता है। बाय दैट टाइम काफ़ी लेट हुआ, 3rd-4th स्टेज से आगे निकल गया वो, ऐसा है। नेक्स्ट। तो डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, वो सर्विक्स के पार्ट में से टिश्यू थोड़ा ले लो, बायोप्सी कर लो और पता चल जाएगा। नेक्स्ट। और ट्रीटमेंट, अर्ली स्टेज में बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में सर्जरी करा लो, यूट्रस निकाल दो। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एज ऑफ 30-31 में भी प्री कैंसरस हुआ है। मान लो अर्ली ये चेकअप करने का फायदा ये है कि मान लो अर्ली स्टेज में आया, तो जो स्त्रियों को अभी भी बच्चा चाहिए और यूट्रस बचाना है, तो उसका सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी का खाली मुंह पार्ट है वो ही निकाल दो और बाकी का यूट्रस बचा लो, तो उसको प्रेगनेंसी का चांस अगर है। लेकिन वो लेट स्टेज में आया तो फिर पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है। और 3rd स्टेज 4th स्टेज में आया तो फिर सर्जरी पॉसिबल नहीं रहता है, फिर वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी रहते हैं। रेडिएशन से भी क्योर होता है, लेकिन रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स काफ़ी रहता है। रेडिएशन की वजह से, क्योंकि गर्भाशय, पॉटी का लास्ट रास्ता और पेशाब की थैली सब एक ही लाइन में रहती है, आगे पीछे रहती है, तो रेडिएशन की वजह से थोड़ा पेशाब में दिक्कत आती है, जलन होती है, बार पॉटी का रास्ते में सूजन आता है, तो उधर भी बार बार आपको पॉटी जाना पड़ता है। तो इस वजह से अर्ली डायग्नोसिस में सर्जरी हो तो देयर इज अ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट। गुड। हाँ, अभी कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये सर्जरी और रेगुलर जो यूट्रस सर्जरी रहती है उसमें फ़र्क क्या रहता है? तो जो रेगुलर, कई बार बोलते हैं ना कि कुछ इन्फेक्शन है या गठान है, फाइब्रॉइड है, उसके लिए जो यूट्रस निकालते हैं, वो सर्जरी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यूट्रस का साइड, जो गर्भाशय का साइड में से ही पूरा निकलना है। लेकिन जब भी कैंसर है तभी अपने को दूर जाके निकालना है और आसपास की गठान भी निकालनी है। नेक्स्ट। ये भी सर्जरी पूरा एंडोस्कोपी से होता है। नेक्स्ट। तो इतने छोटे छोटे छेद ही आते हैं, बस ये इतने पिन होल आएगी, बड़ा कट्स की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। 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 तो जो रेगुलर गर्भाशय की सर्जरी और उसमें यही फर्क है कि ये गर्भाशय है, यूट्रस है, वो निकल, लेकिन आसपास की जो पैर में खून की नलियां जाती है उसके साथ ये गठान रहती है छोटी छोटी, इसमें कैंसर स्प्रेड होने का रिस्क रहता है, तो वो सब निकालना कंपलसरी है। तो इधर ये देखो पूरा गर्भाशय निकला और पूरा पैर के नज़दीक से पूरी गठान निकल, उसकी वजह से सूजन आती है पैर पे कई बार, क्योंकि ये पूरी लसिका ग्रंथि जिसको बोलते हैं, निकलने से सूजन रहेगी। नेक्स्ट। तो रिकवरी में खाली इतने थोड़े छोटे कट्स रहते हैं, तो सर्जरी के बाद पेशेंट 2 दिन में छुट्टी हो जाती, 2-3 दिन में छुट्टी हो जाती है। नेक्स्ट। तो रही बात ये कि कैसे प्रिवेंट करें, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन में अभी ये एक ही कैंसर ऐसा है जिसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, बाकी के कैंसर के लिए अभी तक कुछ वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन गर्भाशय के कैंसर के लिए वैक्सीन है। हर बच्ची को एट द एज ऑफ 13-14 वैक्सीन लेनी चाहिए। मान लो जिसने वैक्सीन नहीं लिया तो 45 उम्र तक की उम्र तक आप ले सकते हैं, उसके बाद लेने से ज़्यादा फायदा नहीं है। सो आइडियल टाइम क्या है ये वैक्सीन का? 13-14 साल की उम्र में लो, या आपका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर हो
फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उसके पहले लेना चाहिए ये, क्योंकि ये कैंसर ऐसा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्योंकि वो वायरस ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली, और उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से गर्भाशय के मुख में डैमेज होता है और फिर कैंसर डेवलप होता है। तो ये जो वायरस की अगेंस्ट वैक्सीन रहती है वो आपको लेना है, 3 डोज ही लेना रहता है, और उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रोटेक्शन हो जाता है। सो दिस इज वन थिंग कि वैक्सीन हम हर बच्ची को 13-14 साल में ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट। और दूसरा कैंसर ये जो मैंने बोला कि यूट्रस में 2 पार्ट है, जो नीचे दिखता है मुख जिसको सर्विक्स, और ऊपर है जो बॉडी यूट्रस जो शरीर के अंदर का हिस्सा है। तो अंदर का हिस्सा में कैंसर और नीचे मुख के कैंसर का दोनों का क्राइटेरिया, रीजंस, कॉज अलग रहता है। जो मुख का कैंसर ने देखा वो इन्फेक्शन की वजह से रहता है, और ये जो बॉडी के अंदर का रहता है वो उसका रीज़न अलग रहता है। नेक्स्ट। तो ये उसमें रिस्क फैक्टर ये है ओबेसिटी, जैसे मैंने आगे भी बोला था कि ये यूट्रस का कैंसर ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट रहती है, शॉर्ट रहते हैं और हैवी वेट रहते हैं। तो ये सब तीन बड़े फैक्टर है यूट्रस के कैंसर के लिए, और यूजुअली ये लेट स्टेज में होती है। अभी मुख के कैंसर तो 22 साल, 24 साल, 30 साल कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बॉडी का यूट्रस का कैंसर हमेशा 40-45 ईयर्स के बाद होता है। नेक्स्ट। ट्रीटमेंट, और ये इधर लाइनिंग रहता है उसमें कैंसर होता है यूट्रस के लाइनिंग में, और जो कई सर्जरी आप फाइब्रॉइड के लिए कराते हो गठान की, तो ये यूट्रस के मसल्स के अंदर से होता है। सो ये तीनों चीज़ अलग है। कैंसर सर्विक्स इधर है, यूट्रस का जो बॉडी लाइनिंग है वो इधर है, और फाइब्रॉइड वगैरह सब इधर होता है। नेक्स्ट। तो इसका भी ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन इज सर्जरी इज आइडियल, कि भाई हो सके उतना जल्दी डायग्नोस हो और सर्जरी में हो जाए, क्योंकि इसके बाद मान लो एक बार ऊपर फैल गया तो उसका कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वो सब आ जाता है, उसकी वजह से इतना फ़ायदा भी नहीं होता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग हुआ तो चेक कराओ, आपका गायनेकोलॉजिस्ट डीएनसी बोलते हैं उसको, जो यूट्रस के लाइनिंग में से टिश्यू लेते हैं, तो या कई स्त्रियों का आपका मेंसेस चला गया हो एट द एज ऑफ 45-50 और फिर 3-4 साल बाद सडनली ब्लीडिंग हुआ, तो आपको चौकन्ना होना चाहिए कि भैया यूट्रस में कुछ गड़बड़ है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में गठान हुई हो और उसका कैंसर होने का रिस्क रहता है। तो यूजुअली ये सब पेशेंट जो मेंसेस चली जाती है उसके 3-4 साल बाद ब्लीडिंग लेके आते हैं, तो उन लोग को ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ब्लीडिंग हुआ कुछ कारण से हो गया कुछ मत करो और 2-3 महीना रुक जाओ और फिर 2-3 महीने बाद फिर से ब्लीडिंग हो तब जाके दौड़ो, ऐसा नहीं। पहली बार ब्लीडिंग हुआ 3-4 साल से आपको मेंसेस नहीं आ रही है, आपका मेनोपॉज ऑलरेडी हो गया है और सडनली ब्लीडिंग हुआ, समथिंग इज रॉन्ग, आपको चेक कराना कंपलसरी है। यूट्रस का कैंसर की रिस्क इज वेरी हाई। नेक्स्ट। अभी लास्ट पार्ट में आते हैं जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर, दूसरा एक ऐसा है कि जो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो आफ्टर द एज ऑफ 40-45 हमेशा सबको ब्लड चेक कराने का है, जिसको सीरम प्रोस्टेट एंटीजन बोलते हैं, PSA, वो कराना है तो आपको जल्दी डायग्नोस होगा। कई बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से भी ये लेवल हाई होता है, लेकिन वो मान लो हाई हुआ तो प्रोस्टेट का सोनोग्राफी करा लो, उसमें पता चलेगा कि भाई प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की वजह से है या कोई गठान की वजह से। और इसमें भी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रहती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट जेनेटिक कोई एबनॉर्मलिटी नहीं रहती है, लेकिन स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री रहती है। भाई एक फैमिली में 2-3 लोग को प्रोस्टेट कैंसर हो, मान लो 1-2 को हो, तो फिर उन लोग को फैमिली में 45 ईयर्स के बाद हर पुरुष को ये ब्लड लेवल कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट। और इसमें अर्ली स्टेज में आपको कोई पता नहीं चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा। जैसे कैंसर बढ़ा, प्रोस्टेट की गठान बढ़ी, तब जाके आपको पेशाब में दिक्कत आएगी, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, और कई बार हड्डियों में दर्द होता है। जब एक बार हड्डियों में दर्द होना शुरू हुआ तभी समझ लेना कि ये कैंसर प्रोस्टेट का हड्डी में फैल चुका है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 4th स्टेज, और उसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोस्टेट का कैंसर इतना फास्ट ग्रोइंग नहीं है दूसरे कैंसर की तरह, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग कैंसर है। तो मान लो स्प्रेड भी हो गया हड्डी में, तो फिर भी ये कंट्रोल कर पाते हैं हम लोग,
और कई सालों तक आराम से पेशेंट जीता है। वो हार्मोन थेरेपी से उसका कंट्रोल रहता है, और या तो हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लेना रहता है, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स दबे हुए रहते हैं और आपको पेन फ्री, पेन वगैरह सब चला जाता है। तो हार्मोन थेरेपी से कंट्रोल होगा। ये स्टेज 4 में भी आपको ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को स्प्रेड हो गया, और स्टेज 4 में भी आराम से कंट्रोल होता है। सो काफ़ी चीज़ें अभी बदल चुकी है, आज से 20 साल पहले थी उससे, तो काफ़ी ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आई हुई है। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट होगा, जान दो। तो जैसे बोला मैंने कि हर पुरुष को 45-50 साल के बाद ब्लड रिपोर्ट कराना है, आपका यूरोलॉजिस्ट के पास एक बार चेकअप करा लो और सोनोग्राफी करा लो। आई थिंक दैट्स एंड, थैंक यू। काफ़ी कुछ लंबा चला, लेकिन आई होप कि कुछ आपका कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कवर करना मुश्किल है, और फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर लोग का अटेंशन कम हो जाता है, फिर वो नींद आ जाती है सबको। इट्स बेटर कि सर पेट के नीचे के भाग में जो कैंसर हो गया है, तो उसका इलाज क्या है? पेट के नीचे के भाग में मतलब किधर, आंत में या किधर? नहीं नहीं, पेशाब की नली के ऊपर। पेशाब की नली। अच्छा। ओके, मान लो कई बार पेशाब की नली जो इंद्री है उस पे कैंसर होता है, तो इनिशियल स्टेज में सर्जरी ही रहती है। कितनी बड़ी गठान है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड होता है क्या करना है। वो इंद्री कट करने का जरूरत रहता है। मान लो कई बार यही कैंसर स्प्रेड भी हो सकता है, इधर गठान आ जाती है तो इधर की जांघ में जो गठान है वो सब निकालनी पड़ती है और इंद्री की सर्जरी करनी पड़ती है। मान लो गठान, बहुत पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो गठान काफ़ी बड़ी हुई है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी इंद्री कभी निकालनी पड़ती है और पेशाब का रास्ता चेंज करना पड़ता है। आराम से पेशाब होगा, उसका कुछ इश्यू नहीं है, खाली उसको जाके टॉयलेट में बैठ के जैसे स्त्रियों पेशाब करते हैं वो इस सब से पेशाब करने का रहता है, लेकिन फिर भी वो कैंसर मुक्त हो सकता है। लेकिन मान लो कोई ट्रीटमेंट वो डर के मारे कि मेरे को इंद्री का सर्जरी करना है, मेरा इंद्री कट करवाना है, वो डर के मारे सर्जरी नहीं कराएगा तो ये इधर गठान जाती है, फिर इधर से पेट के पीछे जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है और फिर क्योर होना भी नामुमकिन है। एक बार ऊपर चला गया पेट के ऊपर तभी वो बार बार होता रहेगा और स्प्रेड होता रहेगा। और फिर उसमें कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी का भाई इतना कुछ रोल नहीं है। कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी वो कुछ कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके लिए इंद्री में भी छोटे से छोटा ट्यूमर हो या बड़ा भी हो, अगर सर्जरी पॉसिबल है तो फर्स्ट स्टेप इज सर्जरी, उसके बाद ही कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी जो करना है वो कर सकते हैं। पेनक्रियास में भी कैंसर हो सकता है। यूजुअली पेनक्रियास का कैंसर दो तरह से आता है। मान लो पेनक्रियास का पार्ट 3 में डिवाइड होता है, हेड, बॉडी और टेल। जो हेड पार्ट है, जो शुरू का पार्ट, उसके अंदर से जो अपने पित्त की नली अंदर से जाती है, तो यूजुअली उसमें पेशेंट जॉन्डिस होता है, पेशेंट जॉन्डिस लेके ही आता है और उसमें आप इन्वेस्टिगेट करो, सीटी स्कैन कराओ, तब जाके दिखता है कि पेनक्रियास हेड में ट्यूमर है। मान लो बॉडी और टेल में है तो उसमें जल्दी पता नहीं चलता है, ट्यूमर बढ़ता है काफ़ी बार, और जब भी बैक एक वगैरह शुरू होता है तब जाके डायग्नोस होता है। हाँ, जो बॉडी और टेल में, क्योंकि उसमें जॉन्डिस वगैरह होता नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता है। जब तक वो समझ में आता है तब तक ऑलरेडी आसपास की सब उसमें टिश्यूज़ में फैल चुकी रहती है। तो जब भी टिश्यूज़ में फैल चुकी रहती है 3rd-4th स्टेज में, तो फिर कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी ऑप्शन है। मान लो कई पेशेंट को पेन होता है, एब्डोमेन पेन हुआ, सीटी स्कैन कराए और ट्यूमर दिख गया और सर्जरी पॉसिबल है और सर्जरी होती है और सर्जरी करनी चाहिए। पेनक्रियास की सर्जरी के बाद कई बार होता है कि भाई पूरा आगे का पेनक्रियास निकाल दो, पेशेंट को बाद में खाली इंसुलिन वगैरह लेनी पड़ती है। कई बार पेनक्रियास की कोई ट्यूमर ऐसा है जिसकी वजह से आपको बार बार पॉटी होती है, लूज मोशन जिसको डायरिया बोलते हैं वो होता है, वेट लॉस होता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि भाई पेनक्रियास में ट्यूमर है। तो वो चीज़ है, जब भी आपको जल्दी डायग्नोस होता है तभी सर्जरी पॉसिबल है।
हेड पेनक्रियास में जॉन्डिस हुआ, जल्दी समझ में आता है कि भी कुछ गड़बड़ है और उसमें सर्जरी पॉसिबल है। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जॉन्डिस न हो और ट्यूमर बढ़ता रहे और फिर फैल जाता है, तभी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, और फिर कीमोथेरेपी रेडिएशन से थोड़ा खाली लाइफ एक्सटेंड होता है, कंट्रोल नहीं होता है। सो पेनक्रियास में सर्जरी पॉसिबल है तो दैट इज अ बेस्ट चांस, तभी जाके क्योर होता है उसमें। પેશાબ જવાનું થોડી થોડી વાર એમ જવાનું એમ થયા જ કરે, એનું શું કારણ? એટલે પેશાબ ઘડી ઘડી થવાનું કારણ ઘણી પ્રોસ્ટેટ બી હોય, એટલે સાદું પ્રોસ્ટેટ બી હોય કે પ્રોસ્ટેટમાં કેન્સર થાય એટલે જ ઘડી ઘડી પેશાબ થવાની જરૂર હોય એવું નથી હોતું. પ્રોસ્ટેટ મોટી થાય અમુક ઉંમર પછી 45-50 વર્ષ પછી પ્રોસ્ટેટ આપણી મોટી થાય જ દરેક પુરુષોને. કોઈને 45-50 વર્ષે મોટી થાય, કોઈને મોટી થાય પણ બહુ ઓછી મોટી થાય ને 70-75 વર્ષે મોટી વધારે થાય ને તકલીફ કરે. એટલે પ્રોસ્ટેટ મોટી થાય એને કારણે જે પેશાબની થેલી હોય નીચે પ્રોસ્ટેટ હોય અને પછી આગળ પેશાબ નીકળવાનો રસ્તો હોય. પ્રોસ્ટેટ જે મોટી થતી જાય એમ પેશાબ નીકળવાનો જે રસ્તો હોય એ સાંકડો થતો જાય. એને કારણે શું થાય કે તમારું પેશાબ છૂટથી નીકળે નહીં, એટલે તમારો પેશાબ થોડો જ થાય, બાકીનો અંદર ભરાયેલો રહે. પાછું થોડુંક ભરાય એટલે પાછું તમારે જવું પડે, પાછું થોડુંક ભરાય એટલે પાછું થોડું જવું પડે, કારણ કે પ્રોસ્ટેટ મોટી થાય ને પછી પેશાબના મસલ્સ બધા વીક થવા માંડે, એટલે એનાથી એટલું પ્રેશર નહીં અપાય કે જે પેલો રસ્તો સાંકડો થાય એની અંદરથી એકી સાથે બધો પેશાબ નીકળી જાય. એટલે કમ્પ્લીટ ખાલી નહીં થાય, એટલે ભરાયેલો ને ભરાયેલો રહે, એટલે ઘડી ઘડી તમારે ઉઠવું પડે ને રાત્રે જવું પડે. અને ઘણીવાર પેશાબની થેલીની કેપેસિટી ઘટી જાય અમુક ઉંમર પછી. જે નોર્મલી એમ માનો કે 400-500 ml સુધી ભરાય ત્યાં સુધી તમને વાંધો નહીં આવવો જોઈએ, તમારે રોકી રાખવો તો રોકી શકાય, પછી જરૂર પડે બાથરૂમ મળે ત્યારે જેને કરો. પણ અમુક ઉંમર પછી જેમ પેશાબની થેલીની કેપેસિટી ઘટવા માંડે, એટલે 150-200 બી અંદરની ભેગો થાય ને આપણને તમને તરત સેન્સેશન આવે કે મારે પેશાબ જવું પડે. એ બીજું કારણ આ બી હોય નહીં, એટલે એને માટે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડે. જો પ્રોસ્ટેટ મોટું હોય, માનો કે રાત્રે તમારે ઘડી ઘડી ઉઠવું પડતું હોય, પેશાબ કરવું જતું હોય, તો પ્રોસ્ટેટની સર્જરી કરાવવાની. અને એ પ્રોસ્ટેટની સર્જરી તો દૂરબીનથી જ કરી નાખે, અંદરથી રસ્તો ખોલી કાઢે, એટલે તમારો પેશાબ છૂટથી નીકળવા માંડે. એટલે પછી રાત્રે ઘડી ઘડી ઉઠવું પડે, એના કરતાં કદાચ એકવાર માંડ ઉઠવું પડે અને તમારું લાઈફ શાંતિ થઈ જાય કે ભાઈ ઘડી ઘડી ઊંઘ બગડે નહીં તમારી. એટલે પ્રોસ્ટેટની કેન્સર બી હોય, વગર કેન્સરનું સાદું પ્રોસ્ટેટ બી હોય, એટલે બંનેની ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ જુદી છે. જો કેન્સર નહીં હોય તો દૂરબીનથી એ લોકો રસ્તો ઓપન કરી આપે, અથવા અમુક સોફ્ટ પ્રોસ્ટેટ હોય તો એ ટેબ્લેટથી બી તમારી શ્રિંક થઈ જાય અને પેશાબમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. પણ પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ આખી જુદી છે. એમાં અર્લી સ્ટેજમાં તમારે સર્જરી કરાવવી પડે, અને ખાસ કરીને જે 75 વર્ષથી નીચેની ઉંમર હોય તો સર્જરી કરીને આખી પ્રોસ્ટેટ કાઢવી પડે. એમાં દૂરબીનથી અંદર કોરી કાઢો તો, કારણ કે દૂરબીનથી જે છોલી કાઢો આજુબાજુનું રહે, ખાલી રસ્તો જ પોળો થાય. એ સાદા પ્રોસ્ટેટમાં થાય, કેન્સરમાં એવી રીતે નહીં કરી શકાય. કેન્સરમાં આખું પ્રોસ્ટેટ કાઢવું પડે, એટલે પેશાબની થેલી અને ઇન્દ્રિયનો પેશાબનો રસ્તો બે છૂટો પડે, પછી બેને ભેગા કરીને જોઈન્ટ કરવાનો હોય. એટલે એ સર્જરી કરાવવી જોઈએ. ખાસ કરીને જે લોકો 70-75 વર્ષથી નાની ઉંમર હોય એને સર્જરી જ કરાવવી જોઈએ. બીજો ઓપ્શન તમારે સર્જરી નહીં કરાવી તો રેડિયેશન લેવું પડે. પણ રેડિયેશન અમે યુઝ્યુઅલી 75 વર્ષથી વધારે ઉંમર હોય એને સલાહ આપીએ, કારણ કે જેમ ઉંમર વધે એમ આપણા સ્નાયુઓ થોડા વીક થાય, જ્ઞાનતંતુ બી નબળી પડે, એટલે પેલી સર્જરી પછી ઘણીવાર પેશાબ ટપકે અથવા કંટ્રોલ નહીં રહે, એ રિસ્ક વધારે હોય. એટલે 75-80 વર્ષ જો પછી પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર થાય તો રેડિયેશન થેરાપી એટલે કિરણની ટ્રીટમેન્ટથી અથવા હોર્મોન ટ્રીટમેન્ટથી કંટ્રોલ કરવું વધારે સારું. નાનું હોય કે હજુ મોટું નથી હોય તો શું કરવાનું? મોટું નહીં હોય ને ખાલી નાનું હોય તો દવાથી કંટ્રોલ થઈ જાય. એટલે પેલા યુરોલોજિસ્ટને તમારે મળવાનું, એ અમુક ટેબ્લેટ્સો આપે જેનાથી આખું શ્રિંક થઈ જાય અને રસ્તો ઓપન થઈ જાય, એટલે તમારો પેશાબ છૂટથી થવા માંડે. ના થાય, એ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું નહીં હોય, સાદું હોય તો 80 વર્ષે બી ઓપરેશન થાય, કારણ કે એ સાદા પ્રોસ્ટેટમાં મોટું ઓપરેશન નથી હોતું, દૂરબીનથી ખાલી રસ્તો જ પોળો કરવાનો હોય છે. એટલે એ પોણો કલાકમાં એ સર્જરી થઈ જાય તો 80 વર્ષે બી થાય ને 85 વર્ષે બી થાય, એમાં પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય ત્યારે 80-85 પછી અમે બહુ સલાહ નહીં આપીએ. જે દરેક 80-85 અને દરેક 65-70 વાળા સરખા નથી હોતા. ઘણીવાર તમને 80 વર્ષવાળો પેલા 70 વર્ષવાળા કરતાં વધારે જુવાન હોય,
એ તમારી ફિઝિકલ ફિટનેસ કેવી છે એના પર બી ડિપેન્ડ થયું. એટલે ખાલી એજ એક જ ઉંમર એક જ નંબર લઈને નહીં ચલાય આપણાથી. ઘણીવાર 70 વર્ષ એટલે ભાઈ ખખડી ગયેલા હોય ને કે એને સર્જરી અમારાથી નહીં સલાહ અપાય ને રેડિયેશન માટે મોકલવા પડે. અમુક 80 વર્ષના બી અમે કેન્સર માટે ઓપરેટ કરી રહ્યા છે પ્રોસ્ટેટનું. પણ એ કેવા ટટ્ટાર હોય ને ફટફટ ચાલતા હોય ને એનું આખી એકદમ ફિઝિકલી ફિટ હોય 80 વર્ષવાળો, એવા બી 80 વર્ષવાળો હોય, એને સર્જરી કરાવી શકાય. ના એટલે શરીરના ઢીલાસને કારણે પ્રોસ્ટેટ મોટું થાય કે પ્રોસ્ટેટની પ્રોબ્લેમ એવું નહીં હોય, બે વસ્તુ જુદી છે. પ્રોસ્ટેટ તો મોટું થાય જ દરેક ઉંમરમાં. એટલે પ્રોસ્ટેટનું તમારી કઈ સ્ટેજમાં છે, દવાથી કંટ્રોલ થાય એવું હોય, સાદું પ્રોસ્ટેટ હોય દવાથી કંટ્રોલ કરવાનું, નહીં થાય તો ઓપરેશન કરાવવાનું. આપણે પથરી વારંવાર થતી હોય તો એનાથી કોઈ કેન્સર થવાનો કોઈ ચાન્સીસ ખરા? પથરીને કારણે જો પિત્તાશયમાં પથરી હોય, જેને ગોલ બ્લેડર કહીએ આપણે, પિત્તાશયમાં પથરી હોય તો એમાં લોંગ ટર્મ કેન્સર ડેવલપના રિસ્ક પિત્તાશયમાં બહુ વધારે. એટલે જેને ગોલ બ્લેડર સર્જરી કહે ને આપણે, પિત્તાશયનું સર્જરી, તો એમાં સ્ટોન્સ વધારે હોય તો સર્જરી કરીને પિત્તાશય કઢાવી નાખવું. કારણ કે એમાં જો 10-12 વર્ષ પડી રહે પથરી તો એમાં પિત્તાશયમાં એટલે ગોલ બ્લેડરમાં કેન્સર થવાનો રિસ્ક બહુ વધારે. કિડનીમાં સ્ટોનને કારણે કેન્સર એમાં બી થઈ શકે. એટલે જે લોકોને મોટા સ્ટોન હોય અને વર્ષોથી પડી રહ્યા હોય તો એ અંદરની લાઇનિંગ ડેમેજ કરીને કિડનીનું કેન્સર કરી શકે. પણ કિડની કરતાં પિત્તાશયમાં વધારે રિસ્ક મોટું હોય છે. એટલે એ તો સર્જરી કરાવી જ લેવાની. કારણ કે કિડનીના સ્ટોનમાં દર વખતે સર્જરી કરવાની જરૂર નથી હોતી. એ લોકો શોક વેવ આપે, લિથોટ્રિપ્સી જેને કહેવાય, એનાથી આખું ભૂકો થઈ જાય પથરીનો અને પીછામાં નીકળી જાય. અમુક સ્ટોન એવો હોય કે જે ભૂકો નહીં થાય તો એ લોકો પાછળથી નાનું દૂરબીન નાખે, હોલ કરી અને લેઝરથી તોડી કાઢે અને પછી એ પીછા માટે નીકળી જાય. એટલે પથરી રખાવાની તો નહીં જ, કિડની હોય કે પિત્તાશય હોય એ કઢાવી જ નાખવી પડે. जी सर, नमस्ते सर. सर अपने जैसे कैंसर है, जैसे बाहर के लोग बहुत सारा चीज़ खाते हैं, जो भी है जैसे गोलगप्पे है, पानी पूरी है, वो खाने में बहुत नुकसान सर. गोलगप्पे पानी पूरी से कैंसर होगा ऐसा नहीं है. और कोई वो खा तो पानी पूरी से कैंसर होगा ऐसा नहीं है. सो बेसिकली अभी कैंसर का वन ऑफ द रिस्क बढ़ने का क्यों शुरू हुआ है, हर लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है. गाय का दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, मुर्गियों का अंडे बढ़ाने के लिए वो मुर्गी को हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, आपका फसल बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, और फॉस्फोरस रहता है, वो सब रहता है. सो उसमें जो अंदर जो आता है उसकी वजह से क्या हो रहा है वी डोंट नो. ऐसा प्रूवन तो है ही नहीं कि भाई ये इंसेक्टिसाइड या जो पेस्टिसाइड डाला वो अंदर नहीं जाएगा, जरा भी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा. तो वन ऑफ द रीज़न इसके लिए अभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों शुरू किया कि भाई उसमें कुछ भी उसमें केमिकल नहीं डालने का, उसके बिना करो. सो वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि डाइट अपना चेंज हुआ इन लास्ट 20-30 ईयर्स. 20-25 साल में पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि पिज़्ज़ा आया, पास्ता आया, वो सब में वो ग्लूटाल्डिहाइड करके जो सब मटेरियल आता है, वो दिस आर ऑल केमिकल्स विच आर इंजूरियस अल्टीमेटली. तो 1-2 बार खाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बार बार वही खाते रहेंगे तो डेफिनेट कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा ही अपना अन्नली या हुजरी को. थैंक यू सो मच भाई जी. आपने सभी जो भी आज सुना है, समझा है, इसके बारे में आप कोशिश ज़रूर करिएगा कि जितने लोगों तक, है ना, चाहे सैकड़ों हो, हजारों या लाखों, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं उन तक ये संदेश अवश्य पहुँचाएंगे और अवेयरनेस अवश्य आप सभी तक ये पहुँचाएंगे. कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, आप सब ने देखा, और उसमें बहुत सुंदर एक वर्ड लिखा था, डेंजरस एंजॉयमेंट. तो हम डेंजरस के ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं, हम किस पे अटेंशन दे रहे हैं, एंजॉयमेंट, जो शॉर्ट टर्म है. और शॉर्ट टर्म लाइफ हमारा और भी ज़्यादा क्या कर रहा है, शॉर्ट करते जा रहा है. और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम उस चीज़ को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. तो हमें इस बात को बहुत समझना पड़ेगा कि समय रहते इसका इलाज हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ये घातक हमारे लिए सिद्ध हो सकता है. तो किसी भी उम्र के लिए आजकल कैंसर होना हम सब जानते हैं.
तो हमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम भाई जी स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, तहे दिल से जोरदार तालियों से हम उनका धन्यवाद करेंगे, थैंक यू करेंगे। और ये हर वर्ष प्रतिवर्ष ये अवेयरनेस का कार्यक्रम होना चाहिए ना, है ना, सभी की डिमांड है ना। इसी बहाने फिर से भाई जी हमारे समक्ष उपस्थित होंगे। तो मैं परमात्मा को भी थैंक्स करती हूँ आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जयेश भाई को स्पेशल थैंक यू करती हूँ, उनके साथ साथ स्नेहा बहन आए हैं, उनको भी थैंक्स करती हूँ। साथ ही साथ हमारी आदरणीय सविता दीदी जी और डॉक्टर शिल्पा बहन, उनके प्रेरणा से ये कार्यक्रम आज सफल हुआ है। खास हमारे जो मीडिया कर्मी भाई आए हैं, उन सभी को भी मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने साथी सहयोगी हैं, है ना, आगे पीछे हर जगह अटेंशन दे कर के बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, तो उनको भी मैं दिल से थैंक्स करती हूँ। और ख़ास अगर आप नहीं होते तो ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं होता। आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां से अपने आप को थैंक्स करें कि आप ये कार्यक्रम में आए और इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज, इतनी डीप नॉलेज आपने लिया, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। आपने सुना, समझा, अब रिजल्ट क्या होगा कि आप जितने बैठे हैं उससे 4 गुना लोगों को भी आपको मैसेज देना है, अवेयर करना है। तो थैंक यू सो मच भाई जी। કેટલા બધા વિદેશોમાં ગઈને એમણે બધું પોતે લેક્ચર આપ્યા છે, ત્યાંથી શીખી આવ્યા છે। મને પોતાને ખુદનો અનુભવ છે। જ્યારે બેને મને ફોન કર્યો કે આ પ્રોગ્રામમાં તમારે આવવાનું છે, મેં એમને તરત હા પાડી કે હું જયેશભાઈને ઓળખું છું, મને ખૂબ પરિચય। મારા મામાના દીકરા ડૉક્ટર સી જયેશ શાહ ચંપકભાઈ, કે જેમની જોડે એમને મારી મધર માટે મારે એમને બતાવવાનું થયેલું ચંપકભાઈ મારફતે। તે વખતે જે એમણે વાતો કરેલી તે ખૂબ જ કે અમુક ઉંમર પછી જો આમાં તમને રિલીફ મળે એવું હું કરી આપું કે આમાં આમ જ કરવું જોઈએ। એટલે કોઈ પૈસાનો કોઈ એવો નથી। આજે મોટે ભાગે જનરલ બધાને એવું છે ભાઈ ડૉક્ટરોને પૈસાની પાછળ। એમના કેસમાં તો મેં ઘણા બધા બીજા આ જે ભાઈ પ્રશ્ન પૂછતા હતા નગીનભાઈ, એમની વાઈફને બ્રેસ્ટ કેન્સર હતો, એમની ટ્રીટમેન્ટથી બચી ગયા છે। એ ભાઈએ કહ્યું પણ એમણે કહેવાની જરૂર હતી, તો મેં કહ્યું ચાલ તારી જગ્યાએ હું એ વાત નહીં કરી દઉં કે ખરેખર આજે એમને કદાચ કંઈ થયું જ નથી એમ એવી રીતે પોતે કામ કરે છે અને એના ઘરનું જે સંચાલન છે એ બેન કરે છે। જયેશભાઈ સૌમ્ય છે, ખૂબ જ શાંતિથી સાંભળે, પેશન્ટને સેટિસ્ફેક્શન મળે। કારણ કે આજે જ્યારે કોઈને કેન્સર થયેલું હોય ત્યારે માણસ એમને ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોઈ કે ભાઈ જયેશભાઈ મને બચાવી શકશે, પણ જયેશભાઈ જો એને સારી રીતે સાંભળે નહીં, સમજાવે નહીં તો એનો ડર વધે। સાહેબ તો કંઈ ચોખ્ખી વાત નથી કરતા, પણ એમના સ્વભાવમાં તમને આમ જ જોતા ખ્યાલ આવે, એમની મુખાકૃતિ જોતા કે ખૂબ સરળ સ્વભાવના છે, સૌમ્ય છે। પેશન્ટને સમજાવવાથી 50% દુઃખ કે કદાચ 75% દુઃખ એમાં જ એનું ઓછું થઈ જાય અને એને એક વિશ્વાસ થઈ જાય કે જયેશભાઈ મને ગમે તે હિસાબે સારા કરી દે। અને આ જે ડૉક્ટરની મોટામાં મોટી જે વિશ્વાસ ઊભો કરે, વિશ્વાસ પેદા કરે અને પેશન્ટને માનસિક શાંતિ મળે એ જયેશભાઈ છે। મને કોઈ પણ હિસાબે મને સારું થશે। અને જયેશભાઈ સુરતમાં બહુ સિનિયર ડૉક્ટર કહેવાય। કેન્સરના એમ તો ઘણા બધા ડૉક્ટર છે, પણ આપણે કહીએ ને કે કોઈ સારા ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ, એમાંના એક છે જયેશભાઈ। આજે આપણને વિના મૂલ્યે, બાકી એમને ત્યાં જવું હોય ને તો બહાર લાઈન લાગેલી હોય, 2 કલાક 3 કલાક ત્યારે આપણો નંબર લાગે કહેવાય નહીં, એટલા બધા પેશન્ટ આવે છે દક્ષિણ ગુજરાતમાં। એમના ફાધર પણ ડૉક્ટર હતા, હા વિલ્લીમોરા મારા બજરી છે, એમની મેડિકલ સ્ટોર છે, ડૉક્ટર શાંતિલાલ ભાઈલાલ દવા। એઓ વર્ષો પહેલા એમના ફાધરને ઓળખતા હતા। જ્યારે જયેશભાઈ શરૂ કર્યું સુરતમાં ત્યારે એમણે મને વાત કરી કે જયેશભાઈનું કંઈ કામ પડે તો કહેજો, પણ મારે ત્યાર પછી એવું થયું કે ચંપકભાઈની સાથેનો એમનો સંબંધ એ પોતે સુરતમાં જ રહી, એટલે એમના મારફતે હું એમને મળ્યો છું। ઘણા બધા કેસોની એમની વાતો સાંભળીએ છીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે ખરેખર કેન્સર એ કેન્સર નથી। આવા ડૉક્ટરો જો ઉપલબ્ધ થાય તો આપણને બચાવી શકે છે। આજે એમણે ખૂબ વિસ્તારથી કયા કેન્સરમાં તમારે શું કરવું જોઈએ, ખાનપીન, આજે મોટું ભાગે એનું કહેવાનું એવું છે કે અર્લી સ્ટેજમાં હોય, અર્લી સ્ટેજમાં તો 90%ની ઉપર માણસ બચી શકે, 90%। પછી સેકન્ડ સ્ટેજમાં એનાથી ઓછા અને થર્ડ, ફોર્થ એમ 4 સ્ટેજ જે ગણાવ્યા છે એમણે, એમાં ખરેખર પિરિયોડિકલ વખત આપણે જો મેડિકલ ચેકઅપ કરાવીએ, આપણને કંઈ બોડીમાં અજુગતું લાગતું હોય કે ભાઈ આ કંઈ
બરોબર નથી એમણે જે કહ્યું તે, તો આપણે વહેલાસર આપણે ચેતીને જો બતાવીએ અને તે વખતે જો પકડાઈ જાય તો ખરેખર એ કેન્સર નથી, ખરેખર તમે બચી શકો. અને આજે આપણને ખૂબ ઉપયોગી માહિતી મળી. જયેશભાઈ જોડે લેણું મારે જવાનું હતું નંદરબાર, તેને ફોન કર્યો ત્યારે આવી શકાયું હતું. પછી એવું આવ્યું કે નંદરબાર જવાનું, એમની જોડે લેણું હતું નંદરબાર કેન્સર જવાનું, કેન્સલ થયું ને આજે એમને સાંભળવાનો લાવો મળ્યો અને લાવો કહેવાય.